गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। संध्या वेला की सबको राम राम, राधे राधे, सीताराम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए। अच्छा, कमेंट दिख रहे हैं क्या? ये लो, ये कमेंट बंद हो गए। राधे राधे, सीताराम। सीताराम सीताराम। आ जाओ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम शुरू जो करने जा रहे हैं नया है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, है ना। कमाल का टॉपिक है, काफी घुमावदार टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। आ जाइए, एक बार आप सब ज्वाइन कर ले, फिर शुरू करते हैं। थोड़ी सी इसकी कहानी से शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टॉपिक जो है वो बहुत मज़ेदार है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नॉर्मली ये रहता है कि आप अगर द्विघात समीकरण ना पढ़ेंगे तो फिर आप गणित के बहुत सारे हिस्से से अपरिचित रह जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्विघात समीकरण यहीं आती है। मतलब जब आप द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो ही द्विघात समीकरण आएगी। अगर आप द्विघात समीकरण को अपने सिलेबस में निकाल भी दें तो आपके सवालों में द्विघात समीकरण है। समाकलन में द्विघात समीकरण आती है, अवकलन में द्विघात समीकरण आती है। तो कोई ब्रांच आपकी मैथ्स की कोई हिस्सा ऐसा है जिसमें द्विघात समीकरण के बिना काम चल जाए, तो जवाब है नहीं चलने वाला, क्योंकि द्विघात समीकरण नहीं है एक्चुअली, ये बहुपद है। दो घात वाला बहुपद है, और हमारी गणित बिना बहुपदों से चलती नहीं है। बिना बहुपदों के गणित नहीं चलती। तो बहुपद तो आएंगे आएंगे, और बहुपदों में फेमस बहुपद है द्विघात। बहुपदों में जो फेमस है वो द्वितीय कोटि का यानी द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबसे फेमस है। तो इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, है ना। इसके बिना तो संभव ही नहीं है। तो ये वो टॉपिक है जिसका सिलेबस में होना ज़रूरी ही है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर अगर जैसे मैंने कहा इसको निकाल भी दोगे तब भी आप सवालों में से कैसे निकालोगे? सवालों के अंदर समाया हुआ है ये टॉपिक। तो ये है इसकी महिमा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वहीं से आज शुरू करें, यही टॉपिक से शुरू करें, ताकि मैथ्स के और हिस्से भी आपके इसके कारण अच्छे हो जाएंगे। ये अच्छा होगा और हिस्से भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कहानी को देखिए। सबसे पहले हमारी आती है एक द्विघात समीकरण होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक द्विघात समीकरण, मान लीजिए x जो है वो एक अज्ञात राशि है। x एक अननोन है जिसके बारे में आप नहीं जानते कि वो कितना है। अननोन का नाम x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ और नाम रखना चाहे आप अपनी सुविधा के अनुसार तो रख सकते हैं, ठीक है। जब आपका अननोन दो घात के रूप में किसी समीकरण में जुड़ा हुआ हो, आपका अज्ञात जो कि अननोन है, जो आपको ज्ञात करने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है, वो किसी समीकरण में एक्स स्क्वायर के रूप में जुड़ा हुआ हो, उससे बड़ी पावर उसमें ना हो, सिर्फ एक्स की सबसे बड़ी पावर दो ही हो, तो ऐसी समीकरण, प्रत्येक समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। सरल भाषा में एकदम सिंपल यही है कि आपका जो अज्ञात है, आपका जो अज्ञात है वो अधिकतम दो घात के रूप में अगर किसी समीकरण में जुड़ा हुआ है तो वो द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है। ये एकदम सरल सी परिभाषा है। अब दूसरी परिभाषा कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। बता दो कि भाई इस टाइप की कोई समीकरण अगर आपको दिखे तो उसको द्विघात समीकरण बोल देना। इस टाइप के समीकरण, इस टाइप के समीकरण यानी
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की कोई भी समीकरण आपको दिखे तो उसका नाम है द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 2 है, 2 से ज़्यादा पावर नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर से जो भी गुणा है, ए बी सी अचर पद है, अचर संख्याएं हैं, अचर संख्याएं हैं, ठीक है। और इसे आप नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप ये एक्स स्क्वायर नहीं लिखना चाहें तो इसका एक फॉर्म और हो सकता है, ए कॉमा बी कॉमा सी, इससे आपका स्पेस बचेगा। द्विघात समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका जगह बचेगी, है ना, क्योंकि जगह भी बचानी है ना। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स का क्या रोल है, कोई रोल तो है ही नहीं, मैंने तो ए बी सी जो गुणांक है उन्हीं का ही तो सारा करता धरता यही तो है। इन्हीं गुणांकों से मूल निकलते हैं, इन्हीं गुणांकों से आपके मूल निकलते हैं। मूलों में एक्स क्या करता है, एक्स क्या करता है, एक्स तो कुछ नहीं करता, एक्स तो बेरोजगार है, एक्स तो कुछ ही नहीं करता, एक्स का तो मान आ जाता है जितना आना है वो। बाकी रोल जो प्ले करते हैं जो खिलाड़ी हैं वो तो ए बी और सी हैं। तो एक्स स्क्वायर अपने आप ही समझ जाएंगे, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो भी समझ जाएंगे कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है, ये अचर पद है, बराबर 0। तो ये लिखने का एक छोटा तरीका है। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा इतिहास से इसके, कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। देखो, द्विघात समीकरण तो बहुत लंबे समय से, है ना, मानव सभ्यता का हिस्सा रही हुई है बहुत लंबे टाइम से। लेकिन अगर हम, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बहुत कम चीज़ें मिलती है, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड हुआ कब से। आज भी अगर हम देखें तो 50-70 साल पुरानी चीज़ें अगर देखें तो रिकॉर्ड में तब भी नहीं होती थी। तो अगर इसको बहुत पुराने टाइम में लेके जाएं तो रिकॉर्ड में तो नहीं मिलने वाला, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े हिंट मिलेंगे आपको। पहली बात तो एक चीज़ हमेशा गौर कर लीजिएगा, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा, जो इस रूप ये जो लिखा रहा है ना, ये प्लस, ये बी, ये एक्स, ये चीज़ें ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इन चीज़ों को 150-1 साल हुए हैं। 150 साल पीछे चले जाए अगर हम, 150 साल पीछे चले जाए, 150 से 200 साल अगर आप दे दो, तो उसके बाद ये चीज़ें आपको इस रूप में दिखेंगी ही नहीं, ये इस रूप में होती नहीं है। आप एक चीज़ समझो, बराबर का चिन्ह जो है, जो आज बराबर का चिन्ह आप लगा रहे हैं, इस बराबर का चिन्ह 1500-1600 के बीच में आया था। 15वीं शताब्दी से 16 शताब्दी के बीच में बराबर का चिन्ह जो है वो यूज करना शुरू किया था। इस समय तक बराबर का चिन्ह तक भी नहीं था। उस समय जो नोटेशन आप यूज कर रहे हैं ना, 2 पावर, इसको 2 पावर बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं, ये जो चिन्ह थे, इसको अगर 400 या 450 साल पीछे चले जाएं तो आपको बराबर का चिन्ह भी नहीं मिलेगा, आपको इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं मिलेगी, बल्कि बराबर के लिए आप बराबर लिखते थे, बराबर, इस तरीके से। हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी वाले ऐसे लिखते थे, इंग्लिश वाले तो इक्वल लिखते होंगे। तो उस समय ये था, नोटेशन फॉर्म हुआ ही नहीं करता था, यानी इस समीकरण को भी कोई लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर ए गुणा एक्स स्क्वायर प्लस का योग बी एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, फिर ये प्लस, और एकदम जैसे हिंदी में लिखते हैं, जैसे गद्यांश लिखते हैं आप, वैसे लिखी जाती थी समीकरण। बहुत थोड़े दिनों पहले ही, ये ज़्यादा लंबा टाइम है ही नहीं इसको। उसके बाद में बराबर के चिन्ह, ये प्लस के चिन्ह, एक्स को स्क्वायर के रूप में 2 पावर है उसको ऊपर लिखेंगे, ये धीरे धीरे नोटेशन फॉर्म जो है ना बहुत लेट आई हुई है, ज़्यादा इसको लंबा समय नहीं हुआ है। तो पहले ये समझिए, जब नोटेशन ही नहीं थे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि लोगों ने माइनस को भी बहुत लेट अपनाया था, माइनस जो चिन्ह था उसको भी बहुत लेट अपनाया था, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में माइनस का ज़्यादा रोल था ही नहीं। सोचिए भाई, मानव सभ्यता आज इतनी विकसित है, आज से 100 या 200 साल पहले इतनी विकसित थोड़ी थी। तो 200 साल पहले या पीछे जाएंगे तो माइनस को भी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया गया था कि इस समीकरण में माइनस डाल दो, क्योंकि उनको ये अब्स्ट्रैक्शन नहीं समझ में आता था, उनको हर चीज ज्यामिति समझ में आती थी, ज्योमेट्री। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी ज्योमेट्री से जोड़ के देखते थे, ज्यामिति से, प्योरली ज्योमेट्री, और कुछ नहीं। ज्यामिति से बाहर कुछ चला गया, चित्र से बाहर कुछ चला गया तो वो कहते थे बेकार है, बकवास है, क्या पढ़ना है। इसीलिए आयटा को अपनाने अपनाने में बहुत लंबा समय लगा था, क्योंकि कारण था ज्योमेट्री। चित्र में आयटा कहाँ दिखाओगे, तो नंबर दिखते नहीं थे तो बंद थे। तो उन्होंने हर चीज को चित्रों की सहायता से पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला, सबसे पहला अगर कहीं पे मिलता है तो वो बेबीलोनियंस में मिलता है। बेबीलोनियंस के अंदर सबसे पहला जो प्रमाण मिला है
वो अब सिद्धाचार्य, वो एक बार थोड़ा समझ लेना, क्योंकि कई लोग हम कहेंगे भाई सर कहीं आप, हमारा सिद्धाचार्य तो है ना ये, तो बिल्कुल हमारा सिद्धाचार्य है, लेकिन समझ लो पहले कि कहाँ से आता है। सबसे पहले बेबीलोनियन से आता है। बेबीलोनियन जो थे वो इसको अलग तरीके से देखते थे। वैसे बिल्कुल मत सोचिएगा जो आज का रूप है और वो उस समय का रूप है, उसमें रात दिन का अंतर है। आप अगर उसको देखोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे कि ये वो है क्या, ये वो है क्या। तो रात दिन का अंतर था जो इस समय था। तो सबसे पहले ये बेबीलोनियन मिलता है। बेबीलोनियन बहुत पहले 400 BC, मतलब ये वो समय था जब अलेक्जेंडर द ग्रेट हुए नहीं थे, है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट हुए नहीं थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन से समय में हुआ था? 356 में हुआ था। तब 356 में हुआ था, यानी उससे भी लगभग 36, कितने, 36 साल पहले, अब वो 36-40 साल पहले बेबीलोनियन के अंदर ये चीज आ गई थी। तो सोचिए बेबीलोनियन कितने उन्नत थे मैथ्स के प्रति। तो ये बेबीलोनियन का आता है, पहला जिक्र बेबीलोनियन का था 400 BC। समझिए 823 + 4 2700 साल पहले बेबीलोनियन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता था। फिर अगला जो इंस्टांस मिलता है वो मिलता है यूक्लिड में। यूक्लिड में, जिसे फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, यूक्लिड में मिलता है 300 BC में दूसरा। और फिर धीरे 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 भारत में आता है। भारत में आता है, भारत में भी पहला ब्रह्मगुप्त को, ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले इसे इस तरीके से लिखना शुरू किया था। और सबसे बड़ी बात जो ब्रह्मगुप्त की सबसे जबरदस्त चीज है, ब्रह्मगुप्त ने पहली बार माइनस को भी जगह दी थी। -2, -3, -4 को भी जगह दी थी, ये सबसे बड़ी बात है। नेगेटिव को भी आपने जगह दी थी, क्योंकि नेगेटिव को जगह देने का मतलब आप मानते हैं कि ऋणात्मक नंबर होते हैं। आप मानते हैं कि ऋणात्मक नंबर होते हैं। तो सोचिए भारत का जो ज्ञान था वो कितना बड़ा रहा होगा उस समय जब नेगेटिव को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ब्रह्मगुप्त पहले थे। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के जिसके बारे में आप श्रीधराचार्य कहते हैं, एक्चुअली वो श्रीधर है, और बन जाते हैं श्रीधर आचार्य। आचार्य तो आप वर्ड यूज ही करते थे। जब आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे जो बंगाली लोग हैं वो अपने गुरुओं को आचार्य बोलते हैं। बंगाल से ही शब्द आता आचार्य। आचार्य शब्द आपको बंगाल के साइड से मिलेगा। तो श्रीधर आचार्य बन गया श्रीधराचार्य। तो इस तरीके से आता है, और उसमें वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, लगभग ये शायद 900 - 950 के आसपास, 950 के आसपास की बात है। श्रीधर ने उसके बाद में इसका फॉर्मूला बना दिया जो आप जानते ही हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a, इसके सॉल्यूशन का। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ हुआ है। हाँ, अभी इस चीज़ों में कई में किंतु परंतु है। जैसे श्रीधर है, श्रीधर आचार्य का अभी भी जो क्रेडिट है पूरी दुनिया क्रेडिट नहीं देती है। यहाँ पे भी क्लियर कर लो, श्रीधर को अभी भी पूरी दुनिया क्रेडिट नहीं देती है। हम भारत के लोग ही श्रीधराचार्य बोलते हैं। अगर हम बाकी कहीं भी दुनिया में जाएंगे तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य के नाम से नहीं जानता। यानी अभी तक एक्सेप्टेंस जो है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं है कि ये श्रीधर आचार्य ने ही इसको पहली बार बनाया था। इस बात पे अभी भी विवाद है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए आप कभी भी कोई अंग्रेजी टेक्स्ट देखोगे और देखोगे तो वहाँ पे आपको श्रीधराचार्य का नाम नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का कारण यही है कि उन लोगों ने अभी तक इस बात को नहीं माना है कि ये श्रीधर आचार्य द्वारा ही दिया गया था ये फॉर्मूला। और उन्हें लगता है कि नहीं ये सब फॉर्मूला, ऐसी ये जो चीज़ अभी इसने इस्तेमाल की है, ये चीज़ तो यूक्लिड ने बहुत पहले यूज़ कर ली थी। उनका मानना ये है कि यूक्लिड ने ये बहुत पहले ही कर लिया था। तो इसलिए थोड़ा सा किंतु परंतु उसको लेकर है। लेकिन हम भारत के लोग हैं तो हम तो हमारे पे गर्व करेंगे, तो हम तो यही कहेंगे भी श्रीधराचार्य ही है ना, हम तो उसी के साथ चलेंगे। तो ये है इनकी कहानी। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। और अधिकतर क्या होता है, एक चीज और भी आप ध्यान रखिएगा कि सभ्यताएं बहुत बनी थी, बहुत अच्छी अच्छी सभ्यताएं बनी थी। कोई तो जो परिवर्तन जो होते हैं, जो जलवायु परिवर्तन होते हैं उसके कारण सभ्यताएं नष्ट हो गई। जैसे भूकंप आ गया कहीं पर, बाढ़ आ गई कहीं पर, अकाल पड़ गया कहीं पर। तो कई सभ्यताएं ऐसे नष्ट हुई है। कई सभ्यताएं हुई है जो युद्ध से नष्ट हुई है। अटैक कर दिया, अटैक करके सारा का सारा ढांचा बिगाड़ दिया। जैसे आज इराक की हालत देखिए, इराक का क्या हो रहा है, सीरिया का क्या हो रहा है, लीबिया का क्या हो रहा है। तो ये वो देश है जो उन्नत थे, बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन किसी देश ने उस पर कुछ इस तरह की कूटनीति अपनाई कि या तो युद्ध करवा दिया या युद्ध कर दिया। दोनों स्थितियों में वो देश खराब हो गया। तो बेबीलोन भी कुछ ऐसा ही था। बेबीलोनी सभ्यता जो है वो दुनिया भर में मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर द ग्रेट बेबीलोन में एंटर करते हैं,
वहाँ लूटपाट मचाते हैं। अब वो बोलने में तो यही बोलेंगे हाँ नहीं ये कर दिया वो कर दिया, भाई युद्ध करने का मतलब यही है कि आप लूटपाट मचाएंगे। तो जो सभ्यता थी बेबीलोनियन सभ्यता वो काफ़ी हद तक अलेक्जेंडर के अटैक के बाद में बर्बाद हुई थी। तो उसके बाद में बेबीलोनियन का ज़्यादा इतिहास जो है वो अच्छा स्वर्णिम अवसाद जो इतिहास था वो खत्म सा हो जाता है। आ जाओ, इसमें बाद में हम आ जाते हैं द्विघात समीकरण के थोड़ी सी और आगे बढ़ते हुए कि भाई द्विघात समीकरण है, ध्यान देखिएगा क्योंकि चीज़ों को समझिएगा अच्छे से। मज़ेदार इक्वेशन है ये और अद्भुत चीज़ें हैं इसके अंदर, अद्भुत चीज़ें हैं जो आपको जानने लायक है। पहली बात, किसी भी द्विघात समीकरण में एक नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि जो ए है वो किसी भी हाल में जीरो नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये इसके अस्तित्व की शर्त है, द्विघात समीकरण के अस्तित्व की शर्त है। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये द्विघात समीकरण तो द्विघात समीकरण रहेगी ही नहीं। अगर ए जीरो हो गया तो द्विघात समीकरण तो द्विघात ही नहीं रहेगी, फिर तो वो एक घातीय समीकरण बन जाएगी। तो द्विघात समीकरण रहे ये कब हो सकता है, जब ए जीरो नहीं हो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होती है द्विघात समीकरण के लिए वो होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो शून्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो शून्य हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब लुट जाएगा, फिर एक घातीय समीकरण बच जाएगी। एक घातीय समीकरण होगी तो द्विघात से तो बाहर ही निकल गए ना, द्विघात से बाहर ही निकल गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ए शून्य नहीं होना चाहिए। बी या सी में से शून्य होते हैं, दोनों शून्य हो कोई दिक्कत नहीं है, ये पद जरूर बचना चाहिए और इसको बचाने वाला है ए। तो ए किसी भी हाल में जीरो नहीं होना चाहिए, यह है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इस समीकरण को बचे रहने के लिए। अच्छा, उसके बाद में आते हैं कि भाई द्विघात समीकरण है और हम ढूंढें कि वो कौन से x के मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब है जो LHS बराबर RHS लेके आएंगे, x के वो मान जिनको रखें और रखने पर LHS बराबर RHS आए। तो इसमें हमारी शुरू होती है एक थ्योरम जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा या बीज गणित की मूलभूत प्रमेय, जो कहती है, ये प्रमेय का भी बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है कि, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो ये कहती है कि कोई बहुपद जितनी घात का होता है, कोई बहुपद जितनी घात का होता है तथ्यत उतने ही उसके मूल होते हैं, शून्यक होते हैं, जीरो होते हैं। शून्यक, जीरो और मूल उनको कहा जाता है वह एक्स के मान जिसे समीकरण में रखने के बाद समीकरण जीरो हो जाए, सही में जीरो हो जाए, LHS बराबर RHS आ जाए, उन्हें शून्यक, क्योंकि वो समीकरण को शून्य कर देते हैं। जीरो भी कहा जाता है क्योंकि वो जीरो कर देते हैं, मूल भी कहा जाता है क्योंकि जड़ वही है। तो वो एक्स के मान जो समीकरण को जीरो कर देते हैं उन्हें शून्य मूल या जीरो कहा जाता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ने पहली बार बताया कि ये दो घात के समीकरण है तो इसके लिए दो एक्स आपको मिल जाएंगे। हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों अलग अलग हो, लेकिन एक्स के दो मान आपको ऐसे मिल जाएंगे जिससे ये जीरो हो जाएगी। ये बात बताई किसने? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ने। तो इससे कंफर्म हो गया कि जितने भी एक्स के मान हो सकते हैं उसमें से सिर्फ दो ही एक्स के मान ऐसे होंगे ज्यादा से ज्यादा जो इस समीकरण को जीरो करेंगे। सिर्फ दो ही एक्स के मान होंगे, हो सकता है वो दोनों सेम हो सकता है वो दोनों अलग अलग हो, एक्स के दो ही मान होंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक जानना जरूरी है कि जिस एक्स के मानों की हम बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबरों की बात हो रही है, हम रियल नंबरों की बात नहीं कर रहे हैं। और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबरों की बात हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत बाद में एक्सेप्ट हुए थे, बहुत बहुत बाद में आइलर आइलर ने शुरुआत की आइटा की, आई फॉर इमेजनरी नंबर से, वहां जाके फिर कॉम्प्लेक्स बहुत दिन बाद आया था। क्योंकि जब सिर्फ रियल नंबर की आप बात करोगे तो रियल नंबर में तो कोई गारंटी भी नहीं है इसकी, रियल नंबर में तो इस समीकरण की कोई गारंटी भी नहीं है कि इसके आंसर आएंगे। अगर मैं जैसे एक समीकरण लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, अब ये है, इसके लिए आपको कोई एक्स के मान नहीं मिलेंगे जो इसको जीरो कर दे। इस समीकरण में आपको x के कोई मान नहीं मिलेंगे जो इस समीकरण को जीरो कर दे। अगर रियल नंबर की बात करूं तो अगर आप जाके रियल नंबरों में ढूंढे, यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच के नंबर ही अलाउड करें कि बस x के तौर पे हम इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करेंगे, और इन नंबरों में से जाकर आप नंबर ढूंढें और लेकर आए और इस समीकरण में रखें और उसको जीरो कर दें, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, जो मूलभूत प्रमेय है अलजेब्रा की, वो रियल नंबरों के लिए नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबरों के लिए। तो जब मैं कहूं कि उसका मूलभूत प्रमेय का नाम ले तो समझिए कि सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, सी में मिल जाएंगे। सी में आपको दो एक्स ऐसे में, अगर दो घात की समीकरण है, अगर दो घात की समीकरण है तो सी में दो एक्स, अधिकतम दो एक्स,
अधिकतम 2x आपको मिल जाएंगे जिससे ये समीकरण 0 हो जाएगी। तो रियल नंबर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, रियल नंबर में इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में होगा, क्योंकि अलजेब्रा की जो थ्योरम है मूलभूत पर में वो कॉम्प्लेक्स नंबरों के बारे में बताते हैं कि इसके दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये सॉल्यूशन कहाँ से आएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगे। अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कुछ परिस्थितियों के ऊपर। ठीक है, नंबर 1, बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? सेम या भिन्न? समान या भिन्न? तो ये आपको पता चल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे विवेचक कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। डिस्क्रिमिनेटर मतलब डिस्क्रिमिनेट करता है कि समान होंगे या भिन्न होंगे। तो उसके लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है और उसे देखना है वो क्या आएगा। अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब है मूल समान है, और अगर वो 0 नहीं आया तो समझ जाइए भिन्न भिन्न आएंगे। अगर 0, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटर। अब ये और भी डिस्क्रिमिनेट करेगा, ये सिर्फ इतना ही नहीं करता, विविक्त कर, जो भिन्न भिन्न कर देगा, अलग अलग कर देगा। ये हमें मूलों के बारे में बहुत कुछ बताता है, इसीलिए इसको डी द्वारा दर्शाया जाता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेटर, क्योंकि ये बिना समीकरण को, मूल को हल किए बिना ही हमें कई चीजें बताता है। तो एक तो इसने ये बता ही दिया कि समान होंगे या अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर और भी कई चीजें बताएगा कि रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। रियल या कॉम्प्लेक्स मतलब वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या बराबर आता है तब तो रियल होंगे, प्योरली रियल होंगे, वरना फिर इमेजनरी होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया या 0 से बड़ा आ गया तब तो रियल होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ये 0 से छोटा आता है, तो फिर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये आपको जानकारी देता है, इसलिए इसका नाम था डिस्क्रिमिनेटर कहा गया, इसको डिस्क्रिमिनेटर कहा गया। बात समझ में आई है? समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? तो ये इस तरीके से काम करता है डी। ठीक है, उसके बाद में भी ये कई चीज़ें बताता है, हमें कई और अच्छी अच्छी बातें भी बताता है। जैसे अभी इसके फॉर्मूले में देख लो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूरा पूरा हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, जैसे 1, 4, 9, 25, 16, 25, 49, 36, अगर ये नंबर हो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। यानी आपको जो आपके आंसर मिलेंगे वो परिमेय मिलेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट गया मतलब परिमेय मिलेंगे, मतलब रैशनल मिलेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac एक तो पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव हुआ तो हाइट आएगा, एक तो ये पॉजिटिव हो या जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जीरो तो भी चलेगा, पॉजिटिव हो तो भी चलेगा, और प्लस एक बेनिफिट और मिल जाएगी, ये होल स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो ये नंबर बाहर आ जाएगा, और बाहर आते ही फिर पूरा कट के बिना अंडर रूट वाली संख्या बनेगी, मतलब परिमेय संख्या बन जाएगी, तो परिमेय संख्या आ जाएगी। तो कोई पूछे मूल परिमेय कब होंगे? मूल परिमेय तब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या बराबर हो तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। यानी आपका जो डिस्क्रिमिनेटर है डी जो है वो नॉन नेगेटिव हो, मतलब माइनस का ना हो, जीरो हो चाहे प्लस का, जीरो हो चाहे प्लस का हो, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग संख्या हो, होल स्क्वायर हो, तब आपके आंसर जो आएंगे वो पूरे पूरे आएंगे, परिमेय संख्याओं में आएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ दूसरा एक चीज और जो इस्तेमाल होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबरों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो जब भी आते हैं तो जोड़े में आते हैं, जब भी आते हैं तो जोड़े में आते हैं, कभी अकेले अकेले नहीं आते, है ना। अकेले अकेले क्यों नहीं आते वो आप यहाँ देख सकते हैं कि अंडर रूट है, अंडर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ आएगा, तो दो की वजह से यहाँ पे आपका जो भी आएगा, अगर ये पद बच गया, ये पद बच गया तो आपके वो दो बचेंगे साथ ही, तो दो आंसर आएंगे, एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा। आयटा का चिन्ह एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, मतलब संयुग्मी आएगा, यानी जो भी आंसर 2+3 आयटा है तो एक 2+2 - 3 आयटा आएगा, मतलब जोड़े में आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आएंगे जोड़े में आएंगे, दो आएंगे, आएंगे तो दो आएंगे, वरना एक भी नहीं आएगा, क्योंकि आयटा अगर आ गया तो एक बार आ गया तो आ ही गया, फिर वो प्लस और माइनस दो बनेगा, दो बनेगा मतलब दो जोड़े बनेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा विज्ञान है। ये बात समझ में आ गई? वैसे जानते होंगे आप लोग, फिर भी इसे समझ लो। ठीक है, तो जो हम विधि इस्तेमाल करते हैं, अब इसी में थोड़ा सा विवाद खड़ा होता है, इस विवाद को भी देखना कि जो विवाद खड़ा होता है वो इसी बात से खड़ा होता है कि होल स्क्वायर बनाकर, होल स्क्वायर बनाकर बहुत सारी सभ्यताएं द्विघात समीकरण को सॉल्व करती थी।
इवन यूक्लिड भी जिस तरीके से सॉल्व करते थे वो भी होल स्क्वायर ही था। तो पूर्ण वर्ग में तभी एक विवाद का प्रश्न ये बनता है कि श्रीधराचार्य जी ने ऐसा क्या किया जो पहले से अननाउन था। तो सब चीजें पहले से ही थी, होल स्क्वायर बनाने की जरूरत, क्योंकि देखो पहले फॉर्मूले को मत देखो, सीधा फॉर्मूले को देखोगे तो वो बात नहीं समझ पाओगे, सीधे फॉर्मूले को देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। जो तरीका उन्होंने अपनाया वो तरीका ऑलरेडी बहुत पहले दुनिया जानती थी उस तरीके को, यानी जिस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया वो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का भाग दे दिया, ए जीरो हो नहीं सकता ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में और कुछ भी जीरो हो सकता है परंतु ए जीरो नहीं हो सकता, ये आपने भाग दे दिया। भाग देने के बाद इसमें आपने एक नंबर जोड़ दिया बी बटा दो ए, बी बटा दो ए का स्क्वायर जोड़ दिया और बी बटा दो ए का स्क्वायर घटा दिया। अब यहां देखिए कर क्या रहे हो आप, इसी से आपका जो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है वो तैयार हो रहा है, इसी से आपका मेन फॉर्मूला तैयार है। तो ये बन गया एक्स प्लस बी बटा ए का, बी बटा दो ए का होल स्क्वायर माइनस, ये आपका बन गया, लघुत्तम वघुत्तम भी ले लो साथ में और सीधा ही लिख लो, 4a स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये उधर चला जाएगा, x प्लस बी बटा दो ए, ये उधर चला गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a का स्क्वायर, फिर आपने स्क्वायर को उधर भेज दिया, वो अंडर रूट डल गया, और अंडर रूट डलते ही x प्लस बी बटा दो ए, और जैसे अंडर रूट डलेगा तो दो रूट्स आ जाएंगे प्लस और माइनस के, ये प्लस माइनस आ गया, और ये आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ठीक है, फिर x बराबर आ गया माइनस बी बटा दो ए, और ये x आ गया। तो यहाँ देखने को मिलेगा कि जो तरीका अपनाया गया है वो है पूर्ण वर्ग बना के, होल स्क्वायर बना के, तो इसीलिए ज्यादातर किताबों में आप देखोगे तो कहेगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करिए, और पूर्ण वर्ग विधि है ये, है ना, होल स्क्वायर मेथड है। इसीलिए जो मैंने श्री धराचार्य सिर्फ इंडिया के लिए है, बाकी एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे यही लिखा था, बाय होल स्क्वायर मेथड। होल स्क्वायर मेथड, ठीक है, ये बात समझ में आई, इसीलिए इसको होल स्क्वायर या पूर्ण वर्ग विधि कहा जाता है। एनसीईआरटी किताब देखिए वहां पे आपको होल स्क्वायर या पूर्ण वर्ग विधि लिखा हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं फिर आप भेद बताओ, आप बताओ श्रीधराचार्य ने ऐसा किया तो होल स्क्वायर मेथड क्या है, फिर होल स्क्वायर मेथड क्या है, और श्रीधराचार्य क्या, तो नहीं नहीं सर वो एक ही है, एक ही है तो फिर तो होल स्क्वायर मेथड हुआ। तो वो एक इसी वजह से मैंने कहा ना एक्सेप्टेंस थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसको, कि भाई ये होल स्क्वायर मेथड है। अच्छा ये मेथड यहाँ तक सीमित नहीं है, ये मेथड इससे पहले यूक्लिड को भी पता था, यूक्लिड ने कैसे किया, वो ज्योमेट्री से करते थे, क्योंकि मैंने पहले समझाया कि पहले आपके बीज गणित का कोई सेंस ही नहीं था। सोचिए इतना दुनिया विकसित नहीं हुई थी कि बीज गणित को हजम कर सके, ज्यामिति समझ में आती थी, चित्र समझ में आते थे, चित्र तक तो सबको समझ में आता था, चित्र से बाहर अगर आप कल्पना की बातें करोगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो उस समय जो वो लोग करते थे उसको थोड़ा सा समझ लो, ये है आपका एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका बी एक्स प्लस सी, इस समीकरण को वो ज्यामिति में दर्शाते थे। ज्यामिति में कैसे दर्शाते थे उसे देखो, x इंटू एक्स, यानी ये कहना चाहता है कि ये आपका क्वाड्रेंट ले लो, नॉर्मल मैंने खुद से बनाया ये अपनी, यूं ही आप चाहो तो नॉर्मल कागज पे भी ऐसे बिना क्वाड्रेंट के भी बना सकते हो। सबसे पहले x इंटू एक्स मतलब ये एक वर्ग का क्षेत्रफल है जिस वर्ग की भुजा x है,
एक वर्ग है जिसकी भुजा x है, तो x इंटू एक्स हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ये एक वर्ग है, ये लिया एक वर्ग, ये वर्ग हो गया। वो ऐसे समझते थे, रिपीट कर समझा रहा हूँ कि जो पहले समझते थे वो कैसे समझते थे, मतलब ये चीज कोई एक दिन नहीं, पिछले कोई 2-3 हज़ार सालों तक यही चला है। फिर ज्यामिति से मुक्त करा के बीजगणित की तरफ आए, x इंटू एक्स। इसके बाद में ये क्या हुआ, ये हुआ b इंटू एक्स, मतलब एक आयत जिसकी लंबाई b हो चौड़ाई x हो, तो चौड़ाई तो ये रही, इसके ऊपर एक b बना दो, वो चले गए एक b। एक मिनट, तो ये हुआ x इंटू एक्स, तो ये चौड़ाई होगी, इसके ऊपर b और डाल दो, ये b और ले लेते हैं, ये b हो गई आपकी चौड़ाई, और x आपकी है ये, तो ये आपका क्षेत्रफल बन गया एक्स स्क्वायर, ये आपका बन गया बी एक्स, एक्स स्क्वायर ये बन गया बी एक्स। अब आ जाते हैं इस पे सी पे, सी को वो ये कहते थे कि सी इंटू वन, मतलब एक आयत है जो सी लंबा है और एक चौड़ा है, सी लंबा है एक चौड़ा है, तो आप ले सकते हैं कि ये रहा भाई, ये मान लो ये एक है और ये सी है, ये हो गया आपका सी, सी इंटू वन यानी सी। ठीक है, अब x का मान निकालने में दिक्कत क्या थी, ये नंबर होल स्क्वायर नहीं बना। अच्छा, होल स्क्वायर कौन से होते हैं, होल स्क्वायर वो होते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, वो होल स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या करते थे वो लोग, कि ये x रहा, इस दूरी को इतना इतना b बढ़ा दे, जितना ये ना b, इतना इतना ही b यहाँ बढ़ा देते थे, यहाँ बढ़ा के डॉट 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 डॉट, ये लो, ये जो ग्रीन वाला आप जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है, ये x इंटू बी का होल स्क्वायर है, ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है ये है x प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x प्लस बी ये हो गया और x प्लस बी ये हो गया। फिर जितना कम पड़ रहा था उस x प्लस बी के स्क्वायर में से ये घटा दो, बचा हुआ क्षेत्रफल आपका होगा। तो इस तरीके से वो लोग सॉल्व करते थे। अब इसमें दिक्कत क्या थी, नेगेटिव, अगर सी को नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव कोई क्षेत्रफल होता नहीं है, तो उनकी दिक्कत ये आ जाती थी। इसलिए ज्योमेट्री की प्रॉब्लम थी, वो नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। नेगेटिव का क्या रोल होगा उसमें, नेगेटिव होते ही क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई क्षेत्रफल बनेगा ही नहीं, क्योंकि भुजा नेगेटिव होती, कहाँ बनाओगे आप। सी बराबर दो समझ में आता है, ये रहा सी बराबर दो, सी बराबर माइनस दो कहाँ समझ में आता है। और याद रखिए, ये जो मैंने कार्टेशियन बनाया है ये मेरा बनाया हुआ है, ये भी बहुत दिनों बाद आया है, उस समय पहले था ही नहीं ये भी, है ना। तो सोचो माइनस को कहाँ दर्शाएंगे, तो वो माइनस से परहेज करते थे, बहुत लंबे टाइम तक माइनस से दूर रहे थे। तो इस तरीके से वो लोग सॉल्व करते थे ज्योमेट्री की सहायता से। और होल स्क्वायर तब भी था, तब भी होल स्क्वायर था, तब भी वो लोग ज्यामिति की सहायता से भी होल स्क्वायर बना के ही करते थे। ठीक है ना, आई समझ। तो ये है कहानी इनकी, राम कहानी। लेकिन कोई नहीं, आप श्रीधराचार्य बोलते रहना, हमें भी बोलते रहना, ठीक है, लेकिन जान तो लेना चाहिए ना कि भाई कहाँ हिस्ट्री कैसी है क्या है, ये जानना जरूरी है। आ जाओ, उसके बाद चलते हैं इनके मूलों में और गुणांकों में संबंध। अगर आपकी समीकरण, आपकी द्विघात समीकरण ये है, ठीक है, आपकी द्विघात समीकरण ये है, और आपकी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, एक अल्फा है और एक बीटा है। अल्फा बीटा का मतलब है, जैसे आप समीकरण में अल्फा रखेंगे ये समीकरण जीरो हो जाएगी, जैसे बीटा रखेंगे ये जीरो हो जाएगी, अल्फा रखते ही जीरो हो जाएगी, बीटा रखते ही जीरो हो जाएगी। अच्छा, जैसे मैंने मूलभूत पर में बताई है, मूलभूत पर में एक दावा भी करती है कि अल्फा और बीटा जो दो आपको मिलेंगे सिर्फ दो ही मिलेंगे,
उसके अलावा कभी कोई आपको और नहीं मिलेगा जो इस समीकरण को जीरो कर पाए। ये बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं दो मिलेंगे, बड़ी बात ये कि दो के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, दो के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा कोई नंबर तीसरा है, मान लो वो गामा है, जो कि ना तो अल्फा के बराबर है ना ही बीटा के बराबर है, तो मैं बिल्कुल ये दावा ठोक सकता हूं कि गामा को रखने पर समीकरण जीरो नहीं आएगी। रविंद्र जी ने इसके समझ में नहीं आया विनीता, रविंद्र जी ने इसके डिटेल में बताया था ना, समझा नहीं भाई। हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि क्या, रविंद्र जी कौन, और क्या डिटेल में क्या बताया और कौन सा बताया। वापस आते हैं। तो अगर गामा जो है ना, जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये नहीं है जो आपको दिख रहा है कि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बड़ी बात ये है कि कोई तीसरा बंदा, अब कोई भी आ जाए, कोई भी तीसरा बंदा आ जाए, वो अब इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। यानी अगर मैं अब गामा रखूंगा, अगर मैं इसमें गामा रखूंगा, गामा अल्फा और बीटा के अलावा तीसरा बंदा है, तो यह समीकरण अब जीरो नहीं आएगी। और जीरो नहीं आएगी तो हमारे त्रिभागीय नियम के अनुसार कोई भी रियल नंबर तीन ही चीज हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। अगर वो जीरो नहीं है तो फिर वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो अब गामा रखते ही या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके अलावा नहीं आ सकता। ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारे लिए कि द्विघात समीकरण की कहानी पकड़ में आ गई कि भैया इसके जो दो मूल है वहां तो ये जीरो हो जाएगा, और दोनों मूलों के अलावा फिर प्लस या माइनस के मान देगा, जीरो नहीं देगा। यानी जीरो का पीछा छूट गया, अब दोबारा जीरो नहीं आएगा। इन दो बिंदुओं के अलावा कभी जीरो नहीं आएगा। यानी पूरे रियल नंबर पे आप जाओ, पूरे रियल नंबर में सिर्फ दो ही पॉइंट चमकेंगे जहां पे फलन, जहां पे आपका द्विघात समीकरण जीरो आएगा, बचे हुए बिंदु पे जीरो नहीं आएगा। प्लस आए चाहे माइनस आए, जीरो नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई ये द्विघात समीकरण अगर हम ले, इसमें मैं ए का भाग दे दूं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी ए। और मैं एकदम ठोक के ए का भाग दे सकता हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ए जीरो नहीं हो सकता। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ए जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो क्यों नहीं हो सकता, बात समझ रहे हैं? क्योंकि द्विघात समीकरण को बचे रहने के लिए ए का जीरो ना होना जरूरी है, तो ए जीरो हो नहीं सकता। तो जब जीरो नहीं है तो भाग दे दो, कौन रोकेगा हमें, भाग दे दिया। ठीक है, इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, यानी एक्स बराबर अल्फा इसका मूल है, एक्स बराबर बीटा इसका मूल है। तो अगर हम इसे गुणा कर दे, इस तरफ ले आए, तो एक्स माइनस अल्फा इसका एक गुणनखंड है, और एक्स माइनस बीटा भी इसका एक गुणनखंड है। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा भी इसका एक गुणनखंड है। अगर ये दो गुणनखंड है, अगर ये दो गुणनखंड है, तो हमारे गुणनखंड प्रमेय कहती है कि कोई भी बहुपद अपने गुणनफंडों जो होते हैं, उसके जो फैक्टर्स होते हैं, उनके गुणनफल के बराबर होता है। ये तो हम नंबरों के बारे में भी जानते हैं, ये तो हम नंबरों के बारे में जानते हैं। जैसे 15 है, 15 अपने गुणनखंडों से तो बनता है, 3 से और 5 से। हर नंबर अपने गुणनखंडों से गुणनफल करो, वापस बन जाएगा। ये तो नंबरों पे भी लागू है। किसी भी नंबर को देखिए, उस नंबर के गुणनखंड करिए, वापस गुणा करिए, नंबर बन जाएगा। ये तो सही बात है। हर चीज अपने टुकड़ों से तो बनती है। अगर आप कोई ग्लास है वो टूट गया, टुकड़े उठाओ, सही से जोड़ो, कांच वापस आ जाएगा। तो हर चीज अपने टुकड़ों में बनती है, तो टुकड़े तो उसी के है ना, वापस जोड़ोगे वही बन जाएगा, अगर परफेक्टली जुड़ पाया तो हुआ तो ऐसे ना। तो ये इस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी बटा ए बराबर होगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा हो गया। अब देखो बात यहाँ पे मजेदार चीज जो आप देखनी है, यहाँ पे पता चल जाएगा हमें। अब दो मूल है, एक अल्फा है और एक बीटा है, मानते हैं दो मूल है, ठीक है, रियल नंबर ये दोनों मूल। तो एक मूल बड़ा होगा और एक मूल छोटा होगा, दो मूल है, दो भिन्न भिन्न है। और हम जानते हैं दो रियल नंबर, अगर दो रियल नंबर है और सेम नहीं है, अलग अलग है, तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो इसमें मानने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रियल नंबर की बनावट ही ऐसी है। रियल नंबर की बनावट ही ऐसी है, या तो दो नंबर बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे तो छोटे बड़े होंगे। या तो दो भाई बराबर है या फिर छोटे बड़े हैं, सीधी सी बात है। एक छोटा है और एक बड़ा है, बोलो कौन छोटा है कौन बड़ा है? जो चाहे छोटा कर लो, जिसको बड़ा कर लो। सपोज करो अल्फा पहले है, इसको छोटा कर देता हूँ और बीटा को बड़ा कर देता हूँ। अल्फा छोटा बीटा बड़ा, अल्फा छोटा बीटा बड़ा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती है हमारी चीज जो हम समझना चाहते हो कि भी ये प्लस माइनस वाला जो खेल रहता है उसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे अल्फा रखूंगा जीरो आ जाएगा, और ये जीरो आ जाएगा तो ये भी जीरो आ जाएगा।
क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इसका मतलब इसी का तो रूप ये है। तो ये अगर 0 दे रहा है तो इसका मतलब ये भी 0 है, दोनों एक ही तो बात है। तो अगर हम अल्फा रखेंगे, अल्फा रखने पर 0 आ जाएगा। और ये रियल लाइन बनाई है मैंने, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक रियल लाइन बनाई है। अल्फा पहले है क्योंकि अल्फा छोटा है, इस रियल लाइन पे पहले आएगा। बीटा बड़ा है इसलिए बाद में आएगा। अल्फा पे 0 आएगा और बीटा पे 0 आएगा। अब कोई नंबर अल्फा से छोटा अगर आप लेते हो, कोई नंबर अल्फा से छोटा लेते हो, अल्फा से पहले लेते हो, अल्फा से पहले लेते हो तो बीटा से भी पहले हो गया, मतलब वो नंबर अल्फा से भी छोटा है और बीटा से भी छोटा है। जब दोनों से छोटा है तो दोनों में से उस नंबर में से जब अल्फा घटाओगे तो माइनस आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो माइनस आता ही है, और ये भी घटाओगे तो माइनस आएगा। कोई भी नंबर अल्फा से छोटा लो, कोई भी नंबर अगर आप अल्फा से छोटा ले रहे हो, अल्फा से छोटा ले रहे हो, तो एक्स में से अल्फा घटाओगे। सपोज करो ये नंबर 2 है, ये नंबर 5 है। अगर मैं कोई भी नंबर 2 से पहले ले रहा हूँ और उसमें से 2 घटाऊंगा तो माइनस आएगा, 5 घटाऊंगा तो भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो दोनों मूल होते हैं, उस दोनों मूल में से जो मूल छोटा होता है उससे पीछे कोई भी एक्स का मान रख के देखो, आंसर हमेशा प्लस का आएगा। ठीक है, अब बीच में आ जाओ, एक मूल से बड़ा और दूसरे मूल से छोटा, अल्फा से बड़ा और बीटा से छोटा। अल्फा से बड़ा रख रहे हो, अल्फा से एक्स का मान अल्फा से बड़ा है, अल्फा से बड़ा है तो प्लस आएगा। 2 से बड़ा मान लीजिए 3 रख दिया, 3 रख दिया तो 3 में से 2 गया प्लस, लेकिन 3 में से 5 गया तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस हिस्से में हमेशा आंसर माइनस का आएगा। फिर बीटा के बाद चलो, कोई नंबर लो जो 5 से बड़ा है, जैसे 6 ले लिया। अब 6 में से 2 गया प्लस, 6 में से 5 गया प्लस, दोनों ही प्लस आए, दोनों ही प्लस आए तो वापस भी प्लस आ गया। समझे बात? ये नंबरों की इसके समझ में आई मूलों के खास बात, कि जो दोनों मूल होंगे वहां तो 0 आएगा, और दोनों मूलों के दोनों साइड, राइट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड प्लस आएगा, और मूलों के बीच में माइनस आएगा। क्यों आएगा वो समझ में आ गया? ठीक है ना, आई बात समझ में? समझ में आया नहीं आया? सब ठीक है? अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे जो फॉर्मूले हम बनाते हैं, देखो फॉर्मूले, हर फॉर्मूले को आप बना के भी देखो, क्योंकि बना के देखने से फायदा भी है। अब कई जने कहेंगे टाइम वेस्ट होता है, फलान होता है, इतना टाइम बचा के करोगे क्या? इतना टाइम बचा के क्या करोगे? टाइम तो तब दिक्कत आती है जब आप सारा दिन ही पढ़ रहे हो, तब तो बचाने की बात आती है। जब बर्बाद करने की बात आती है तो दबा के बर्बाद करते हैं। बस खाली पढ़ाई के मामले में इतने समझदार हो जाते हैं कि यहाँ पे टाइम बर्बाद क्यों करें, है ना? जब मोबाइल देखते हैं, 10 मिनट देखना था उसको 1 घंटे देखते हैं, तो वहाँ 40-50 मिनट चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेरिवेशन पे जब जाते हैं, किसी की गहराई में जाने की बात होती है, तो हमें हर एक एक मिनट भी भारी लगता है, बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। तो समय कहीं बर्बाद नहीं हो रहा, जब चीज़ों की गहराई में जाएंगे तो कई चीज़ें आपको समझ में भी आएगी, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। देखो ये अगला था हमारा, अब यहाँ से आपका संबंध बन जाएगा मूलों में और गुणांकों में संबंध। देखिए ए बी सी जो है, ए बी सी जो है वो गुणांक है, और अल्फा और बीटा मूल है। तो मूलों में और गुणांकों में क्या संबंध होता है? जैसे आप इसे खोलेंगे, खोलो, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप दोनों साइड से कंपेयर कर सकते हैं, दोनों साइड से तुलना कर सकते हैं। तुलना कैसे? इस तरीके से, एक्स का गुणांक बी बटाई एक्स का गुणांक माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर हुआ आपका बी बटा ए के, माइनस उधर भेज दो,
अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस का बी बटा ए। क्योंकि देखो थोड़ा डेरिवेशन से, अब जैसे मैं हूँ, मुझे शायद बहुत कम फॉर्मूले याद रहते हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते, लेकिन मुझे लगभग सारे फॉर्मूले व्युत्पन्न करने आते हैं। तो अब मुझे इतना टाइम नहीं लगता व्युत्पन्न, मैं फटाफट दिमाग में सोच के व्युत्पन्न कर लेता हूँ। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। गणित का स्टूडेंट याददाश्त में वैसे भी मारा हुआ होता है, उसे चीज़ें याद वैसे भी नहीं रहती, और अगर याद रहती है तो भाई बहुत, शायद ये मुश्किल ही कॉम्बिनेशन है कि याद भी रख पाते हो और समझ भी पाते हो। जो ज़्यादा समझ पा रहा है वो फिर याद नहीं रख पा रहा, वो जो याद रख पा रहा है वो समझ नहीं पा रहा, जब तक कोई अपवाद ना आ जाए। तो नॉर्मल केस में तो यही होता है। दूसरा है आपका मूलों का गुणनफल। देखो अचर पद उस तरफ है अल्फा बीटा, इस तरफ है सी बटा ए, बिना एक्स वाले पद, बिना एक्स वाले पद, ये देखो इस तरफ ये है और इस तरफ ये है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर आपका आ गया सी बटा ए। ये लो, तो ये संबंध कहलाता है मूलों और गुणांकों के बीच का संबंध। मूलों के और गुणांकों के बीच का संबंध। अगर आपको मूला जो अल्फा और बीटा पता है और बी और ए पता है, तो ये रिलेशन आप चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए, जो सवालों के बीच में हमें काम में आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इसमें, अगर आपको मूल पता है तो मूलों से आप समीकरण बना सकते हैं। अगर आपको मूल पता है तो मूलों से समीकरण बना सकते हैं। देखो ये रही, ये रही। अगर आपको मूल पता है तो मूलों को जोड़ लो, जो जोड़ आए वो यहाँ रख देना, और जो गुण आए वो यहाँ रख देना। यानी इसको मैं भाषा में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा क्या है, मूल है। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, मूलों का योग हुआ। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अल्फा गुणा बीटा क्या हुआ, मूलों का गुणनफल, बराबर 0। तो अगर देखो समीकरण से मूल निकालने हैं तो गुणनखंड कर दो या सीधी धराचार्य लगा दो। सीधी धराचार्य लगाकर समीकरण से मूल निकल सकते हैं, और मूल से वापस समीकरण निकालनी हो तो ये रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, जो दोनों का जोड़ है वो वहां रख दो, इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल यहाँ रख दो, बराबर 0। इससे आपकी समीकरण वापस बन जाएगी, मूलों से समीकरण बन जाएगी। समीकरण से मूल कैसे निकालते हैं, सीधी धराचार्य लगा दो, या गुणनखंड जैसे हम करते हैं वैसे कर लो, दोनों से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। अब देख लो थोड़ा सा इनका ग्राफ, 1 मिनट। इनका ग्राफ, एक द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता होगा, इसको एफ एक्स नाम दे देते हैं द्विघात समीकरण को। एक द्विघात समीकरण का जो ग्राफ है, चित्र कैसा बनता है उसको देखते हैं। देखो चित्र जो द्विघात, इसको ध्यान से देखें, तो इस तरफ दो घात है, इस तरफ एफ एक्स एक घात का है, एक तरफ एक घात हो और एक तरफ दो घात हो, एक तरफ एक घात हो और एक तरफ दो घात हो, तो ऐसा समीकरण परवलय का समीकरण होता है। जानते हो वाई स्क्वायर बराबर 4ac, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक तरफ दो पावर है एक तरफ एक तरफ है। तो जब भी किसी समीकरण के अंदर एक तरफ दो पावर हो एक तरफ एक पावर हो, तो वो समीकरण किसी भी तरीके से परवलय बनाएगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि परवलय का मुंह किस तरफ होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। ये वो एक्स वाला परवलय नहीं होगा, एक्स वाला परवलय तो केवल तभी बनेगा जब वाई स्क्वायर बराबर 4x होगा, ऐसा होगा तो ही आपका परवलय जो है वो एक्स की तरफ जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ और है तो परवलय थोड़ा घूम सकता है, टिल्ट हो सकता है, ऐसे कई प्रकार के परवलय बन सकते हैं। तो इसलिए याद रखिए परवलय तो परवलय होता है ना, अगर परवलय को मैं घुमा दूं तो क्या परवलय नहीं रहेगा, परवलय ही रहेगा। तो ये घूमे हुए परवलय मिलेंगे आपको, कैसे मिलेंगे वो देखो। इस परवलय को, इसमें कई चीजें पहले हमें देखनी पड़ती है, उसी से डिसाइड होता है कि ये जो परवलय बनेगा इसका मुंह किधर होगा। देखिए परवलय जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ दो ही परवलय बनते हैं हमारे पास, इस द्विघात समीकरण में दो परवलय बनते हैं, एक तो होता है जिनका मुंह ऊपर की तरफ होता है इस तरीके से, ऐसे, या फिर होगा ऐसा, ये दो परवलय बनेंगे ऊपर की तरफ
या नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा ये आपको ए बताएगा। जो ए खड़ा है ना, ये जीरो तो हो नहीं सकता, ये बात तो पहले ही मैंने बता दी थी, ये जीरो नहीं हो सकता। अब ये प्लस का है या माइनस का, अगर ये प्लस का है तो आपका ये वाला परवलय बनेगा, और अगर ये माइनस है तो आपका ये वाला परवलय बनेगा, यानी परवलय नीचे की ओर जाएगा। प्लस का है तो परवलय ऊपर की ओर जाएगा। ये दो चीज हो गई, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद में इसके मूल पता कर लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लो, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल कर इसके मूलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लो कि वो काल्पनिक तो नहीं है। भाई तीन स्थितियां हो सकती है, काल्पनिक हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, या फिर नॉन जीरो हो सकते हैं, मतलब रियल नंबर हो सकते हैं दो। तो ये तीन चीजें भी पता कर लो, क्योंकि ग्राफ में ये भी मदद करेंगे। नंबर एक, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो जीरो से बड़ा आता है। जीरो से बड़ा आता है इसका मतलब मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। एवं भिन्न है मतलब अलग अलग है, एक आंसर अलग आएगा, दूसरा आंसर अलग आएगा, आएंगे रियल, आएंगे रियल। दूसरा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो आ जाए तो मूल तब भी वास्तविक है लेकिन सेम है, मूल वास्तविक व समान, दोनों मूल एक ही होंगे। तीसरा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस का आ जाए मतलब काल्पनिक आ जाए, यानी कोई मूल संभव नहीं। अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ग्राफ के बारे में ये पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस का आया, प्लस का आया मतलब मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक होने का मतलब होता है एक्स एक्स को काटना, एक्स एक्स को काटना। तो ये ग्राफ जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा आएगा, यानी ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्स को दो बार काटेगा, और कहाँ कहाँ काटेगा, जहां जहां उसके मूल है, अपने मूलों पे दो बार काटेगा। इस बार में काटेगा नहीं, क्योंकि काटने का मतलब दो बार होता है, एक बार नीचे गया एक बार वापस ऊपर गया, तो दो बार नहीं काट सकता क्योंकि एक ही काटना है। तो फिर वो क्या करेगा, सिर्फ टच करके निकल जाएगा। दोनों से ग्राफ देखो, इसमें ऐसे होगा, ये ग्राफ ऐसे, देखो दो बार काटा, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, ये मूल कहलाते हैं, मूलों पे काटेगा, दो बार काटेगा। अच्छा, इस केस में काट नहीं सकता, क्योंकि अगर काटेगा तो दो बार काटना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो नीचे जाएगा एक बार ऊपर आएगा, वो संभव नहीं है क्योंकि मूल तो एक ही है, एक ही मूल है, तो इस केस में वो टच करके निकल जाता है, आएगा और इसे टच करके निकल जाएगा इस केस में। और तीसरे केस में जब काल्पनिक होगा तो वो ना टच कर सकता है ना काट सकता है, क्योंकि टच करेगा तो एक मान आएगा, काटेगा तो दो मान आएगा, तो ना टच कर सकता है ना काट सकता है, तो बंदा एक्स एक्स के आने से पहले पहले ही लौट जाएगा, पहले ही लौट जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो ये तीन स्थितियां होती है, वो डिपेंड करता है कि कैसा है। बात समझ में? एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, देखो। तो पहले तो ए को चेक कर लेना, प्लस है या माइनस है, फिर उसके मूलों को पता कर लेना, फिर मूल निकाल सको तो मूल निकाल लेना, निकाल सको तो और अच्छी बात है, पॉइंट बनाने में आसानी होगी कहाँ से ग्राफ जाएगा। जैसे ये ग्राफ इसका ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस चार, इसको ले लो, संख्यात्मक मान ही ले लिए। तो यहाँ देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है आपका ए आपका वन आ रहा है जो कि प्लस का है, प्लस का इसका मतलब शेप जो है वो ऊपर की तरफ होगा ऐसे, तो समझ जाना प्लस है, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, अगर ए माइनस का हो तो नीचे बनाना है, ए प्लस हो तो ऊपर बनाना है, हो गया। दूसरा है मूल निकाल सकते हो तो मूल निकाल के देख लो, नहीं निकाल सकते हो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगा लो। यहाँ तो हम निकाल के भी देख सकते हैं, और निकाल के देखेंगे तो एक्स के दो मान आएंगे, एक मान तो आएगा एक और एक आएगा चार, एक आएगा एक और एक आएगा चार। तो ये लो ग्राफ, एक्स का मान बनाओ, एक्स का मान एक, एक्स का मान चार, एक चार। अब ग्राफ इनसे होता हुआ, ये लो, ये आपका ग्राफ है।
आया समझ में? ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा होगा? ये समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, चलो ठीक है। अब वो कविता पूछ कि कैसे पता चलेगा कि ए प्लस है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, और ए माइनस है तो नीचे की तरफ जाएगा, है ना? ये क्या कारण है? तो ये कारण सिंपल सा ही था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, है ना? आप लोगों ने पढ़ा था कि मूलों के बीच में जो आपके मूल होते हैं, मूलों पे तो आंसर आता है 0 0, और मूलों के बीच में आता है माइनस का, और मूलों के दोनों तरफ आता है प्लस का। तो देख लो, मूलों के दोनों तरफ प्लस मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब बहुपद का मान यानी द्विघात समीकरण का मान। तो ऊपर प्लस, इस मूल से पहले पहले प्लस, और उस मूल के बाद में प्लस, और इस दोनों मूल के बीच में माइनस का। नीचे आ गया ना, नीचे आ गया मतलब वाई माइनस है, नीचे की ओर वाई क्या होता है? माइनस। ऊपर की ओर वाई क्या होता है? प्लस। और वाई कौन है? वाई कौन है? इस समीकरण का नाम ही तो वाई है, या एफ एक्स बोल दो, यही तो एफ एक्स है। तो फलन का मान यानी इस बहुपद का मान मूल से पहले प्लस का होता है, मूल के बाद भी प्लस का होता है, और मूल के बीच में माइनस का होता है। ठीक है। अच्छा, वो उस स्थिति में जब यहाँ पे माइनस हो गया तो, है ना, माइनस यहाँ हो गया तो, आ जाओ, जैसे ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस 5x माइनस 4, इसको ले लेता हूँ। अब इस केस में क्या हुआ? यहाँ माइनस होते ही आपके चिन्ह बदल गए, वो जो चिन्ह प्लस माइनस देखे थे ना, वो चिन्ह बदल गए। जो हम इसकी बात कर रहे थे, इसके चिन्ह बदल गए, क्योंकि यहाँ आपने प्लस रखा था, यहाँ आपने प्लस रखा था। अब यहाँ पे सारे चिन्ह बदल जाएंगे आपके, यानी जो x माइनस अल्फा है वो अल्फा माइनस एक्स हो जाएगा, यानी जहाँ माइनस आया वहाँ प्लस आएगा, और जहाँ प्लस आया था वहाँ माइनस आएगा, क्योंकि माइनस का अंतर है इसमें और उसमें। इस स्थिति में जो भी चिन्ह आए हैं, उस स्थिति में चिन्ह उल्टे होके आएंगे, यानी जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी अब आपका ग्राफ जो होगा वो उल्टा चलेगा। यानी मूलों के बीच में तो आएगा प्लस का, मूलों के पहले आएगा माइनस का, यानी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। देखो, मूलों के पहले हो गया, मूलों के बीच में हो गया प्लस, और मूलों के दोनों तरफ हो गया माइनस। कारण है माइनस का अंतर। इन दोनों में क्या अंतर है? माइनस का ही तो अंतर है। तो माइनस का अंतर होने की वजह से जो चिन्ह थे, क्योंकि माइनस से गुणा किया हुआ है, इस समीकरण को माइनस से गुणा ही तो किया हुआ है, और माइनस से गुणा करते ही चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। चिन्ह बदल गए तो जहां प्लस होना था वहां माइनस हो गया, जहां माइनस होना था वहां प्लस हो गया, यानी ग्राफ डाउनफॉल में चला गया, यानी घूम गया। माइनस से गुणा करते ही आपका ग्राफ घूम जाता है। आया समझ? ठीक है। अगर मूल काल्पनिक हुए तो, मूल अगर काल्पनिक हुए तो वो एक्स एक्स को नहीं काटेगा, वो एक्स एक्स को नहीं काटेगा। एक्स नीचे की तरफ है तो एक्स एक्स से पहले पहले ही मुड़ जाएगा, और अगर ऊपर का ग्राफ है तो ऊपर से पहले मुड़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब एक्स एक्स के नीचे नहीं जाएगा, ऊपर से आया तो नीचे नहीं जाएगा, और नीचे से आया तो ऊपर नहीं जाएगा, बिना काटे चुपचाप वापस मुड़ जाएगा। ये ग्राफ बनते हैं। हाँ, ये हुआ इसका खेल सारा। ये इनके ग्राफ है। ठीक है ना? हाँ, द्विघात समीकरण की ज़्यादा थ्योरी है नहीं, वैसे स्ट्रेस मत लीजिएगा, द्विघात समीकरण की ज़्यादा थ्योरी है नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण में बस इतना ही होता है कि द्विघात समीकरण होती है, उसके गुणनखंड करो मूल निकाल लो, गुणनखंड करो मूल निकाल लो, और फिर मूलों के बारे में कई चीज़ें पूछता है। मूलों का योग इतना है तो गुणनफल कितना होगा, गुणनफल इतना है तो मूल कितने होंगे। बस ये दो तीन चीज़ें हैं जो घुमाते फिराते रहते हैं, है ना? इस पे अच्छे सवाल बन जाते हैं, घुमाते फिराते भी अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं। बस इतना सा ही चलता है। एक होता है मूलों को डबल करना, ट्रिपल करना, जिसे समीकरण सिद्धांत कहते हैं, या समीकरण रूपांतरण कहते हैं। समीकरण रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इसमें ये होता है कि अगर मान लो आपको एक द्विघात समीकरण पहले से पता है और उसके मूल भी पता है,
एक द्विघात समीकरण है जिसको आप जानते हैं और ये भी जानते हैं इसके मूल कितने हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको एक और समीकरण द्विघात समीकरण मिले जिसके मूल इस पहले वाले के समीकरण के मूलों से किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड हो। एक द्विघात समीकरण को एक नई द्विघात समीकरण में आप बनाना चाहते हैं जिसके रूट, जिसके मूल वो हो जैसा आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो नई द्विघात समीकरण हो वो ऐसी हो जिसके मूल इसके मूलों के, इसके जो भी मूल आए उसके वर्ग होके आए, इसके दुगने होकर आए, इसके 4 गुना होके आए, इससे 2 कम होकर आए, इससे 2 ज्यादा होकर आए। ठीक है, इसके वर्गमूल के बराबर हो, मतलब आप ये चीजें चाहते हैं। इसके मूल जो भी है उसके मूल आप जैसा चाहते हैं वैसे होकर आए, वो समीकरण के मूल उस तरीके के हों। तो इसे कहते हैं समीकरण रूपांतरण। रूपांतरण, आप इस समीकरण का रूप बदलना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आपके मूल जो आपको चाहिए, जो आपकी डिमांड है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या है, ये समीकरण रूपांतरण क्या है। समीकरण रूपांतरण, एक समीकरण आपको पता है, उसके मूल आपको पता है, लेकिन हम एक नई समीकरण बनाना चाहते हैं जिसके मूल जो पुराने वाले समीकरण है उससे किसी ना किसी प्रकार रिलेटेड है। रिलेटेड होने का मतलब है किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। जैसे इसके वर्ग हैं, वो इसके वर्गमूल के बराबर है, इसके घनमूल के बराबर है, इसके दुगने हैं, इसके आधे हैं, इससे 2 कम हैं, इससे 2 ज्यादा हैं, मतलब इसके मूलों से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो वो द्विघात समीकरण कौन सी होगी, जो जिस शर्त को हमें पता है उसके हिसाब से हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे बनता है देखो, आप एक बार इसको हटा दो। ठीक है, एक द्विघात समीकरण हमें और बनानी है जिसके मूल वो होने चाहिए जैसे हम चाहते हैं। तो पहले आप ये बताओ कि आप क्या चाहते हो। सबसे पहला हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा क्यों बोलूं, एक्स के मान ही तो आएंगे। नाम दे देता हूं, इसके समीकरण के जो मूल होंगे उसका नाम है एक्स। और जो मैं, ये है इस समीकरण के मूल, और जो मैं नई समीकरण बनाना चाहता हूं उसका मूल है वाई। पुराने वाले समीकरण के मूल है एक्स और नई वाले के हैं वाई। अब ये बताओ कि पुराने वाले और नए वाले में क्या रिलेशन चाहते हो। पुराने वाले में और नए वाले में क्या रिलेशन चाहते हो। मान लो हम कहते हैं कि जो नया मूल है, मतलब जो वाई है, जो नया मूल है वो पुराने वाले मूल से 4 गुना हो। मतलब आप चाहते हो वाई बराबर 4x हो, वाई बराबर 4x हो, जो भी चाहते हो वो बता दो। क्या चाहते हो, नए पुराने वाले मूल में क्या बदलाव चाहते हो कि नया मूल बन जाए। तो वाई बराबर 4x चाहता हूँ, या पहले वाले मूल से 2 ज़्यादा हो, मतलब x+2 चाहता हूँ, नहीं। स्क्वायर चाहता हूँ, नहीं। आधा चाहता हूँ, नहीं। एक कम चाहता हूँ, क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो बता दो, जो रिलेशन चाहते हो वो बता दो। ठीक है, मान लो आप कहें मुझे 2 अधिक करना है, यानी इसके जो भी मूल आ रहे थे इस समीकरण जो अब निकाल रहे हो इसके मूल 2 2 ज्यादा आने चाहिए। तो y बराबर x+2 ले लिया, 2 को आप इधर ले आओ, ये हो गया y-2 बराबर x। ये x का मान ले जाकर इस समीकरण में पुट कर दो। समीकरण में रखते ही ये हो गया y-2 का स्क्वायर प्लस b x-2 प्लस c बराबर 0, वाई स्क्वायर -4y प्लस 4, ये y है, प्लस by -2b प्लस c बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस b-4y प्लस 4-2v प्लस c बराबर 0। ये लो, अब ये जो समीकरण बनी है ये समीकरण एग्जैक्टली वो है जिसके मूल इस समीकरण के मूलों से 2 ज्यादा ही आएंगे, 2 एक्स्ट्रा आएंगे, 2 ज्यादा आएंगे। जो आप शर्त लगाएंगे ना उस शर्त के अनुसार ही मूल आएंगे। सपोज करो इसके मूल 1 और 5 आए हैं, 1 और 5 आए हैं तो उसके मूल 1 तो 3 बन जाएगा और 5 जो है वो 7 बन जाएगा। इस समीकरण के मूल होंगे 3 और 7। तो ये है समीकरण रूपांतर। जो करना है बस मैंने कहा ना, पुराना मूल नया मूल, रिलेशन डालो, रिलेशन डालो, एक्स का मान निकालो, एक्स ले जाके रख दो, वाई के रूप में समीकरण मिल जाएगी। ये वाई वही है जैसा आपने चाहा था, है ना, एग्जैक्टली वैसा ही करेगा जो आपने मांगा था। आपने दुगना मांगा था तो दुगना करके लाएगा, आधा मांगा था तो आधा करके लाएगा, वर्ग मांगोगे तो वर्ग करके लाएगा, कम ज़्यादा करना चाहते हो जो करना चाहते हो, कंट्रोल आपके हाथ में। बस यहाँ पे ढंग से बता दो क्या चाहते हो और वो बताने के बाद में एक्स निकालो, ले जाके रख दो, आपकी समीकरण एग्जैक्टली वो बन जाएगी जो आप चाहते थे। इसी का नाम है समीकरण रूपांतरण। आगे समझे। तो ये बेसिक थ्योरी है, बाकी थ्योरी जो है आप लेक्चरों में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा
और सवाल जो है वो मैं करवा दूंगा कल से प्रैक्टिस। अलग अलग चेंज नहीं कर सकते आप, हैं ना ना, ये नहीं कर सकते कि एक मूल को 2 बढ़ा दो और एक मूल को 4 बढ़ा दो, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फिर आपका समीकरण रूपांतरण काम नहीं करेगा, फिर आपका समीकरण रूपांतरण काम नहीं करेगा, फिर हमारा जो नॉर्मल तरीका है वो काम करेगा। एक को मूल अल्फा माना, एक को बीटा माना, एक को अल्फा प्लस 2 कर दिया और एक को बीटा प्लस 3 कर दिया, फिर जो सामान्य रूप है अपना उससे सॉल्व होगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो आप वहाँ जाके आज एनसीईआरटी वाले लेक्चर जो है, एनसीईआरटी है वो वाले लेक्चर देखेंगे और आरबीएसई वाले लेक्चर देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें राम कहानी आपको समझ में आ जाएगी। फिर प्रैक्टिस करवा दूंगा। थ्योरी तो यही है, सारी थ्योरी यही है, बाकी थ्योरी में कुछ है नहीं। हाँ तो इतना ही मैंने कहा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा है ही नहीं, जैसे भी मैंने एक लेक्चर में समेट दिया, इतना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सवाल है, सवाल ज़्यादा है, थ्योरी नहीं है। अब कई टॉपिक ऐसे होते हैं तो थ्योरी में बेचारे लगभग नदारदी होते हैं, थ्योरी उनमें होती ही नहीं है, ज़्यादातर उनमें सवाल जैसे आप अब उसको देखो, क्रमचय संचय को देख लो, क्या थ्योरी है क्रमचय संचय की? क्रमचय संचय की थ्योरी क्या है? एनसीआर, एनपीआर बता दो, ये लो हो गया। ये एनसीआर होता है, ये एनपीआर होता है, करो सवाल। प्रायिकता में अनुकूल घटनाएं प्रतिकूल घटनाएं, करो सवाल। तो कई 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 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें थ्योरी नदारद होती है। थ्योरी आपको मिलते हैं कॉलेज के टॉपिकों में, थ्योरी जो मिलते हैं ना वो कॉलेज के टॉपिकों में मिलती है। स्कूल के जो 11 12 के टॉपिक है उसमें लगभग नए के अंदर है थ्योरी, फॉर्मूले हैं। थ्योरी किसी को देख लो आप, ज़्यादातर एक समुच्चय को देख लो, उसमें थोड़ी थ्योरी जरूर मिली होगी, फलन में मिली है। बाकी टॉपिकों में थ्योरी का लगभग लगभग एक लेक्चर में आप पढ़ाओ, थ्योरी खत्म, बस इतनी सी थ्योरी होती है। और ये भी मैंने ज़्यादा समझाया इसलिए थ्योरी है, वरना तो 10 मिनट में ये मूल होते हैं, ये अल्फा, ये बीटा, ये बात खत्म, चलो निकल लेते हैं। ठीक है, चलो कल इसके सवाल करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल आपसे सुबह। तो क्वाड्रेटिक हाँ, ईएमआरएस वालों के क्वाड्रेटिक और रेक्टिफिकेशन नहीं है, मैंने सुबह भी बताया था आप लोगों को। तो आप लोगों के नहीं है, आप बिना मतलब में हेडेक ना लीजिएगा, वो ना पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप है ना, आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो ईएमआरएस में और जो डीएसएसबी है उसमें ये नहीं है, तो नहीं है तो बिना मतलब में क्यों हेडेक ले। तो वो आपके नहीं है, आपके जो है सिर्फ आप उस पर ध्यान दें। आपका नंबर सिस्टम है, अब नंबर सिस्टम पूरा हो गया, अब अलजेब्रा पे जाएंगे। तो अलजेब्रा पढ़िएगा और ये जो है ये पढ़िएगा। एक बार उससे दूर रहिएगा, क्वाड्रेटिक और वाले वो क्वाड्रेचर है, रेक्टिफिकेशन है, उसको बिना मतलब में क्यों अभी बोझ बनाए, जब जरूरत पड़े तब पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से सुबह।